अब हम शुरू करते हैं कुछ हार्मोन ट्रीटमेंट्स की, जिससे ट्रांसजेंडर लोग अपना जेंडर बदलते हैं बड़े होने पर। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरॉन की। तो टेस्टोस्टेरॉन एक तरीके की ऐसी थेरेपी है जिससे एक ऐसा इंसान जो पैदाइशी तो स्त्री था, लेकिन बड़े होकर उसको महसूस होने लगा कि वो पुरुष है, तो वो ज़्यादा पुरुष जैसा बनना चाहता है। इसलिए ये एक मैस्कुलिनाइजिंग थेरेपी है। हम बायो आइडेंटिकल टेस्टोस्टेरॉन इसके लिए यूज़ करते हैं और कई तरीके के डिलीवरी मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हैं इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या फिर ट्रांसडर्मल, जिसमें कि आता है जेल, पैच और क्रीम। इसकी हमें मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए और हम मिड साइकिल टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स ब्लड में चेक करते हैं और ज़्यादातर ये बहुत ही वाइड होते हैं। 350 to 1100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर की इनकी रेंज रहती है। काफ़ी सारी स्टडीज़ हो भी चुकी हैं टेस्टोस्टेरॉन के ऊपर, और काफ़ी कुछ हमें अभी तक नहीं भी पता कि कैसे ये टेस्टोस्टेरॉन ट्रीटमेंट हमें अफेक्ट करता है और किस टाइप की प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं। एक बात हमें ज़रूर पता है कि टेस्टोस्टेरॉन प्रोथ्रोम्बोटिक नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि क्लॉट्स का होने का इससे कोई रिस्क नहीं है। टेस्टोस्टेरॉन इनफैक्ट हमें फ़ायदा भी देता है। अगर हमें कुछ दिल की बीमारी है तो टेस्टोस्टेरॉन से वो रिस्क कम भी हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि हार्ट अटैक या फिर इस्चीमिक हार्ट डिजीज़ का भी कोई इंक्रीज्ड रिस्क टेस्टोस्टेरॉन से ट्रांसजेंडर मेन में नहीं है। एक रिस्क जो ज़रूर है ट्रांसजेंडर से, उसे कहते हैं सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटोसिस। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, मैटसन ने की थी, और उन्होंने देखा कि 34% ट्रांसजेंडर लोगों ने जो टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी यूज़ की थी, उनसे उनका हेमाटोक्रिट 0.5 से ज़्यादा बढ़ गया। और इनमें से 11% लोग ऐसे भी थे जिनका हेमाटोक्रिट 0.5 से बढ़ा हुआ 2 बार पाया गया। कुछ हमें फैक्टर्स भी मिले जिसके कारण हमने देखा कि टेस्टोस्टेरॉन कौन सा है जो ये एरिथ्रोसाइटोसिस ज़्यादा कराता है, और हमने देखा कि शायद इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरॉन में ये रिस्क ज़्यादा होता है बाकी रूट से, और शायद अगर हम ट्रांसडर्मली टेस्टोस्टेरॉन को दें तो ये रिस्क कम हो जाए। इसका एक डोज रिस्पॉन्स इफेक्ट है, जिसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप डोज देंगे उतना ज़्यादा रिस्क एरिथ्रोसाइटोसिस का रहेगा। और ये भी देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो बढ़ाव हेमाटोक्रिट में होता है वो पहले 3 महीनों में होता है, और ये 1 साल तक भी बढ़ता जा सकता है। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके कारण एरिथ्रोसाइटोसिस बढ़ सकता है इन पेशेंट्स में, जैसे कि अगर आप टोबैको यूज़ करते हैं, चाहे आप सिगरेट या फिर गुटखा, ऐसी किसी भी चीज़ से आपका हेमाटोक्रिट टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी पे और भी बढ़ सकता है। अगर आपकी उम्र टेस्टोस्टेरॉन लेने के टाइम पे ज़्यादा है तब भी इसका रिस्क बढ़ सकता है। अगर आपका BMI ज़्यादा है तब भी आपका रिस्क बढ़ सकता है। और अगर आपको और भी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो ये भी एक कंपाउंडिंग फैक्टर होता है। तो कुछ फॉर्मल यहाँ पे गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस तो नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो हेमेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट की हैं ताकि हम बचा सकें अपने पेशेंट्स को सेकेंडरी एरिथ्रोसाइटोसिस से। तो टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी शुरू करने से पहले आप एक टेस्टोस्टेरॉन लेवल बेस लाइन पे ज़रूर ले लें, और बार बार 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने शुरुआत करने के बाद भी आप ये लेवल ले सकते हैं, देखने के लिए कि आपका हेमाटोक्रिट लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। अगर आप देखें कि कुछ तो लेवल बढ़ने को आ रहा है, तो या तो आप टेस्टोस्टेरॉन की डोज कम कर दें, या तो अगर आप इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरॉन दे रहे हैं तो उसको ट्रांसडर्मल में आप कन्वर्ट कर दें। अगर आपने देखा कि आपके पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि उनको हेडेक हो रहा है, थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा, या फिर उनको कुछ पैरेस्थीसियाज हो रहे हैं, या फिर आप देखें कि हेमाटोक्रिट लेवल 54% या फिर 0.54 से ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप टेस्टोस्टेरॉन को बंद ही कर दें, और फ्लेबोटमी भी आप इस कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं।
एक और बात जो मैं बताना चाहूँगी वो है स्यूडो एरिथ्रोसाइटोसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने फुली ट्रांसजेंडर केयर को इंटीग्रेट नहीं किया है अपने हेल्थ सिस्टम में। तो मेन और विमेन के जो CBC होता है या फिर ब्लड काउंट होता है वो अलग होता है। तो एक ऐसी भी चीज़ है जिसे हम कहते हैं स्यूडो एरिथ्रोसाइटोसिस, जहाँ पे इंसान है तो ट्रांसजेंडर, लेकिन उसका जो पैदाइशी पे बर्थ था उसी के लेवल्स को हम यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो एरिथ्रोसाइटोसिस है। तो ये फॉल्टी भी हो सकता है। तो आप गौर करें कि अगर आपका ट्रांसजेंडर मैन है तो आप मैन के ही वैल्यूज़ को फॉलो करें और ना कि विमेन के। अब हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। जैसे कि हम जानते हैं कि सिस जेंडर विमेन में मेंस्ट्रुअल लॉस के कारण आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। इसी कारण ट्रांसजेंडर मेन में भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि एरिथ्रोसाइटोसिस भी टेस्टोस्टेरोन से एक इफ़ेक्ट है, और जब भी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ती है तो आयरन मोबिलाइजेशन भी ज़्यादा होती है, और इस कारण भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ नहीं भी होता, बट फिर भी अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, यानी कि आपका सीरम फेरिटिन कम है, तब आपको थकावट या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर पाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप सीरम फेरिटिन टेस्टोस्टेरोन थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। और अगर आपके पेशेंट्स को कुछ सिम्टम्स होने लग जाएं, जैसे कि थकावट या फिर ज़्यादा काम ना कर पाना, फोकस ना कर पाना, तब भी आप एक बार फिर एक फेरिटिन लेवल ज़रूर चेक करें।